हम दिल्ली से कटरा और कटरा रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच गए हैं और इसके बाद हम लोग होटल की तरफ पहुंचकर और अपना सामान वगैरह रखकर, एक दिन पहले हम लोग लोकल घूमे थे, आज सेकंड डे है उसका। आज हम लोग माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए, माता के दर्शन के लिए अब हम त्रिकुटा पर्वत पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और RFID कार्ड हमने यहाँ से बनवा लिया है, ले लिया है। ये बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके बाद 1-2 ऑटो किए हमने, क्योंकि हम लोग मेंबर ज़्यादा थे और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है बाणगंगा तक, और ये ऑटो वाला वहाँ तक ले जाता है। कुछ लोग पैदल भी कटरा मार्केट से बाणगंगा तक आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑटो लगातार चलते रहते हैं, तो ये ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि ज़्यादा दूरी तो है नहीं। और आज मौसम भी काफ़ी ठीक लग रहा है और हवा में थोड़ी ठंडक भी है। धूप तो खैर निकली हुई है और हम लोग, हाँ एक बार निकाल लो, मैं करता हूँ। जी यहाँ से उतर गए हैं और इसके बाद चेक पॉइंट पर चलेंगे, की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से मैंने बोल दिया था, पहले बाणगंगा के दर्शन करेंगे भाई 2 ही चीज़ हो सकती है, और तो उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे माता के नाम लेकर। माता वैष्णो देवी, जिनके बारे में अभी आगे चलकर बात करेंगे, उनकी कहानी आपको बताएंगे 3 पिंडियों की। और आ जाओ आगे आ जाओ, ले ले 51 शक्तिपीठों में ये शामिल नहीं है, जबकि 108 जो माता के अंग, सती के अंग जब गिरे थे, तो 108 कई जगह ग्रंथों में लिखा हुआ है, कई जगह 51 शक्तिपीठ का लिखा हुआ है और किसी जगह कुछ और भी लिखा है। फिलहाल जो मान्यता है वो 51 शक्तिपीठ की है। उधर से चलना पड़ेगा, साइड से एंट्री होती है। हाँ इधर से चलना होगा। ऑटो स्टैंड पर उतरने के बाद अब चेक पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देखिए सामने एंट्री गेट नज़र आ रहा है। यहीं से चेक पॉइंट होता है और यहीं से सारी जांच के बाद सफ़र की शुरुआत होती है। एंट्री गेट के पास ये बैरिकेड लगे होते हैं, जिससे कि भीड़ को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। आज तो खैर रश कम लग रहा है और इसी से गुजरने के बाद चेक पॉइंट आएगा। चेक पॉइंट के बाद आगे बाणगंगा की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत हो जाती है और शुरुआत में माता का नाम लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा चलने के बाद बाणगंगा के दर्शन होंगे
और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक ही बात को पास करता है। जय माता के हम लोग जय माता की। अरे बोलो, जय माता। अरे बोलो, आवाज नहीं आई। सतिया जोता वाली माता तेरी सवारी है। है ना, 1 किलोमीटर चल के 5 रहेंगे, 5 4 5 3 घंटे पहुंचो पहले। मैं तो पहुंच जाऊंगा। दोनों बाप बेटे को कहीं डर है, तुम्हें पहुंचोगे आगे। मैं तो पहुंच पहले अपना कपड़ा लेके अंदर आ रहा है। नहीं वैसे ही है। काकी मैं भी बनाई लूं कभी ऐसे मफर में रह। एक बार बेटे आपको नीचे दिखाओ, देखना चाहती है तो नीचे दिखा दिया। नहीं अगर जाना है तो जा सकते। रानी तो भैया कहाँ से रास्ता बता रहे नीचे बाणगंगा नज़र आ रही है। आज बाणगंगा में पानी भी कम है क्योंकि यहाँ पीछे बरसात वगैरह हुई नहीं है, इसलिए पानी कई जगह थोड़ा सा रुका हुआ है और बाकी देखिए चारों तरफ सूखा सा ही है। और बाणगंगा का में दर्शन करने के बाद तो हम वापस यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाणगंगा से 2 किलोमीटर के बाद चरण पादुका के दर्शन होते हैं और उसके 1.5 किलोमीटर के बाद अर्धकुमारी आती है और उसके बाद 2 किलोमीटर पहले ही भवन के दर्शन शुरू हो जाते हैं। बाणगंगा से भवन तक के बीच में 2 पड़ाव और आते हैं, जिसमें बाणगंगा से आगे बढ़ेंगे तो चरण पादुका पहले आती हैं, उसके बाद अर्धकुमारी के दर्शन करते हैं और उसके 6 किलोमीटर बाद मुख्य भवन के दर्शन होते हैं।
चलो बस हो गया, ज़्यादा रेस्ट नहीं। नन्ना किधर है? वो नन्ना कहाँ गया? आगे आगे चलो बनी बैठा ना देखो इसकी फ्लैट पे बनी दिखा दो। अरे बन्नी भी देखो माता की जा रही है, चलो भाई चलो है ना? क्यों ना? चलो जेठानी जी हाँ। माता वैष्णो देवी की यात्रा में जब भी आप त्रिकुटा पर्वत पर चढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही चढ़ना चाहिए, जिससे थकावट कम होती है। चलो चलो पानी भर कुछ फिर से कर दो, कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं, वो देख रही है, ऐसे करना होता है। इसे देखो ना कितनी बड़ी खाई है। ऊपर आते जा रहे हैं ना देखो है ना क्या? हम चरण पादुका पहुंच गए। ये वही मंदिर है जहां से माता ने भैरव को मुड़ के देखा था। यहाँ माता के पैरों को निशान चिन्हित है। और भैरवनाथ माता की शक्ति को पहचानने के लिए उनके पीछे पीछे आगे बढ़ा और यहाँ से माता ने मुड़ के देखा और माता के यहाँ पैरों के निशान अभी भी मौजूद हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा में त्रिकुटा पर्वत पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाहर का नज़ारा, पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि अभी हाल ही में बारिश भी काफ़ी हुई है तो पहाड़ हरे भरे नज़र आ रहे हैं और कटरा का नज़ारा नीचे से ऊपर से देखकर काफ़ी सुंदर नज़र आता है। माता वैष्णो देवी यात्रा में कुछ शॉर्टकट बने हुए हैं, बीच बीच में से सीढ़ियाँ निकली हुई हैं जिसमें आप और जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, डिस्टेंस को छोटा कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी भारी पड़ता है, इसलिए आहिस्ते आहिस्ते नीचे से आगे बढ़ना चाहिए। माता वैष्णो देवी का जो जन्म ग्रंथों के द्वारा बताया गया है वो त्रेता युग में है और कथाओं के अनुसार मानव कल्याण के लिए
माँ सरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य कन्या का रूप धारण किया और उनका जन्म दक्षिण भारत में एक रत्नाकर नाम के व्यक्ति के घर त्रिकुटा के रूप में जन्म लिया। बाद में उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर कठोर तपस्या की और ये आप जानते हैं कि क्योंकि ये उस समय का त्रेता युग का समय था जब राम सीता से बिछड़ गए थे और राम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। उनको पता चला कि रावण सीता का हरण कर लिया है। तो जब राम दक्षिण की तरफ आए और त्रिकुटा को जब पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो त्रिकुटा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में मान लिया था। तो उन्हीं की तपस्या में वो लीन रहती थी। तो वहाँ उनको पता चला कि राम आ रहे हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही रूप में। तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने मना कर दिया शादी से, क्योंकि वो एक शादी कर चुके थे। उन्होंने फिर माता को वचन दिया कि जब वो दूसरा जन्म लेंगे कलयुग में, कल की अवतार, तब वो इनसे शादी करेंगे और तब तक माता त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करें। तो वहाँ से माता दक्षिण से उत्तर की तरफ त्रिकुटा पर्वत पर भक्ति में लीन हो गए और वहाँ पर भैरव का वध करने के बाद माता हमेशा के लिए एक पिंडी के रूप में आज भी स्थापित हैं और वहाँ पर 3 पिंडियाँ इस समय स्थापित हैं स्वयंभू रूप में। देखो वहाँ पर क्या है, आ जाओ। टॉइन, अरे ना, आपने तो मुझे त्यों कर लिया।
कहाँ चले गए? पता है उधर बैठ गई होंगी। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। गाड़ी भी आ गई बड़ी असली तो उसमें आएगा। ये तो इलायची वाली मिलती है, मीठी बहुत है, मीठी है। मीठी भी तो अपने हमने लोगों को लेने हैं ना सारा अपने अपने फ्रेंड्स के लिए Will came again down ना? उस पे भी रोड देनी चाहिए। हेलो, वो बड़ी घुमा उठ के गई। अब कोई कहीं को कोई कहीं को क्या कह सकता है। माता वैष्णो देवी भवन में जब हम दर्शन के लिए जाते हैं गुफा की तरफ, तो गुफा के अंदर गर्भगृह में है, गर्भगृह में 3 पिंडियाँ स्थापित हैं और जल्दी में हम लोग देख नहीं पाते कि भाई आखिर उनका स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है, किस तरीके से रखी गई हैं, कौन सी पहली है, कौन सी आखिरी है, 3 पिंडियाँ कौन कौन सी हैं, क्या नाम है, वैष्णो माता कौन सी हैं। तो ये जो 3 पिंडियाँ हैं, पहली हैं महासरस्वती, दूसरी हैं महालक्ष्मी, तीसरी है महाकाली। और जो पहला जो महासरस्वती का रूप है वो स्वर्ण यानी सफ़ेद पत्थर से वो स्वयंभू स्थापित है वहाँ पर, और दूसरा जो महालक्ष्मी का जो पत्थर का जो कलर है वह है पीले रंग की है वो, और तीसरे नंबर पर महाकाली, वो काले पत्थर से स्वयंभू स्थापित है मूर्तियाँ। और इसमें आप कहेंगे कि भाई माता वैष्णो देवी कौन है, कहाँ है,
ये बीच में जो है महालक्ष्मी का स्वरूप जो है पीले पत्थर में, वो वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है और बताया भी जाता है। माता वैष्णो देवी की जो गुफा है, ये श्रीधर नामक एक व्यक्ति ने, जो कि भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, माता की भक्ति में लीन रहते थे, उन्होंने खोजी थी, उनको मिली थी यहाँ पर, और माता ने उनके सपने में भी आकर ये सारा वृत्तांत बताया था, और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण किया था। और इन तीनों ही मूर्तियों में जो माता की जो मूर्ति है बीच वाली, उसकी जो हाइट है वो 5.5 फुट है, और जो हम दर्शन करते हैं माता के, उनके केवल मुख के दर्शन हम करते हैं। बाकी शरीर 5.5 फुट जो हाइट बता रहे हैं वो हम दर्शन नहीं कर पाते। फिलहाल मुख के दर्शन ऊपर हो पाते हैं। त्रिकुटा पर्वत पर चढ़ते हुए जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें आप खाने पीने का सामान मिलता है, और भी कई तरह के आप खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें डिस्पेंसरी वगैरह भी है यहाँ पर अर्धकुंवारी पर, और सारी फैसिलिटी जो भी आपको चाहिए हर किलोमीटर पर वो सारी अवेलेबल रहती है। और इसलिए इस सफ़र पर, इस धार्मिक यात्रा पर आपको कोई परेशानी नहीं होती। और ब्रांड्स के कुछ रेस्टोरेंट भी यहाँ अवेलेबल हैं, उसमें भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। बाकी श्राइन बोर्ड के भी कुछ भोजनालय बने हुए हैं, जिसमें कई तरीके की सुविधाएं मिल जाती है। खाना भी बेहतर, शुद्ध, ताज़ा बनता रहता है, और वही सर्व किया जाता है। चलो चलें भाई। चलो हम तो बहुत बैठ गए थे देखने। नेचुरल आते हैं। सही है। मैंने एक फोटो पहाड़ों की तरफ। अरे यार, अभी मैं ये वीडियो बनाने लगा ना। माता वाला किधर है? ये ना, हाँ, इसमें सागर वाला रेस्टोरेंट। और चलते हैं। है ना रेस्टोरेंट? पूरी चना, टी, कॉफी और ये। आओ फिर। देखो भाई, नहीं, ये कह रहे ना, ये वाला जो है इसका खुला हुआ है। इससे आगे वाला है, ये वाला है सर। चलो जाम ये पहले खाओ। बैग गिर जाता है। देख लिया उसने? नहीं, ज़्यादा मत करो ऐसे। त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी यात्रा में एक रात रुकने के बाद अगले दिन सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। भवन बड़ा शानदार सफ़ेद कलर का, बहुत अच्छा लगता है। और अब हम बाहर निकलकर थोड़ा देख रहे हैं इधर उधर, और यहाँ सुबह का जो ऊर्जा होती है, जो मौसम में एक ठंडक होती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है।
और सुबह का समय इस पहाड़ पर बड़ा ही मंगलकारी, बड़ा ही भव्य लगता है। सुबह की आरती मन को काफ़ी प्रसन्नचित्त बना देती है और बाहर का नज़ारा, पहाड़ का नज़ारा, आसपास के जो और पहाड़ हैं सुबह की धूप में काफ़ी सुंदर प्रतीत होते हैं। अब आएगा ना। हेलो भाई, अभी तक नहीं आया हमारा। ये रहा। दीदी यहाँ से देख कितना, दीदी सामने देख। इधर आए साहब। हम जय माता दी। जय माता दी। ये बेवकूफ बनाया। इसमें नहीं खींचा हमारा फोटो। इसलिए मैं बेवकूफ बना रही थी ये। बस ना हाँ 7। गेट नंबर 5 है ये। कहते हैं अगले दिन माता के दर्शन के बाद
हम भैरव मंदिर के लिए रोपवे का हमने बुकिंग की हुई थी, तो रोपवे से हम लोग अब भैरव मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब भैरव मंदिर के लिए हम रोपवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी काफ़ी पैदल चलना पड़ता है और बिल्कुल नीचे की तरफ इसका वो बना हुआ है जहाँ से स्टार्ट होती है रोपवे की ट्रॉली। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि बिल्कुल पास है। अब फ़िलहाल जाएंगे और शुरुआत हो जाएगी ऊपर भैरव मंदिर के लिए, लेकिन देखिए काफ़ी नीचे की तरफ है और अभी भी थोड़ा सा चलना होगा, तब जाकर हम वो वहाँ पहुँचेंगे। भैरव देवी की दूरी केबल कार से वैसे तो 1.5 किलोमीटर है, अगर पैदल चलेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। और ये केबल कार 3 से 4 मिनट में नीचे से भैरव मंदिर तक आराम से पहुंचा देती है और एक साथ इसमें 45 से 50 लोग के बीच में 50 तक आ जाते हैं। कैपेसिटी इतनी है। प्रति व्यक्ति 100 लगता है, 100 रुपये। और ये फैसिलिटी इतनी ऊंचाई पर काफ़ी राहत देती है श्रद्धालुओं को और इसमें जाने से काफ़ी अच्छा भी लगता है। और जब आप केबल कार से ऊपर की तरफ जाते हैं, अंदर से माता का दरबार जो है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है और एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए। अरे आएगा बस लोकेशन वही है। हेलो काफी ऊपर है और ऐका देखियो नाइट में तो ये और बढ़िया है। रात को हम देख नहीं पाएंगे नाइट का
कान बंद हो गया। हेलो इस रोपवे में केबल कार में ऊपर से माता का भवन देखने पर काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है और आसपास के जो पहाड़ हैं हरियाली से भरे हुए, उसमें माता का भवन सफ़ेद कलर का काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम भैरव मंदिर की तरफ पहुंच गए हैं केबल कार से और भैरव मंदिर दर्शन के लिए अब हम एक जगह रुककर थोड़ा नाश्ता कर कर फिर हम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भैरव मंदिर में दर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी रश हो जाता है क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु, सभी भक्त भैरवनाथ के दर्शन के लिए 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई या केबल कार से यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भैरवनाथ के दर्शन के बाद ही ये आपका धार्मिक यात्रा जो है वैष्णो देवी की पूरी मानी जाती है। और अभी हम लोग लाइन में लग गए हैं और अब ऊपर चलकर भैरवनाथ के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भैरवनाथ मंदिर में दर्शन के बाद हम बाहर आ गए हैं। यही मुख्य मंदिर है और हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। वैष्णो देवी यात्रा में ये हेलीपैड बना हुआ है। जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं वो यहीं उतरते हैं, उसके बाद आगे भवन के लिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई मैं आ गया हूँ। ये आ गई, इनको दो, ये बनाएंगे।
मनुष्य नहीं करा ना। अरे नीचे करो, नीचे 2 किलोमीटर 15 मिनट देखो उधर देखो अब हम सभी लोग बैटरी कार से माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद और भैरव मंदिर के दर्शन के बाद बैटरी कार से अर्धकुंवारी जा रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी कार वैष्णो देवी मंदिर से अर्धकुंवारी तक चलती है और वापसी में अर्धकुंवारी से फिर वैष्णो देवी के लिए चलती है। तो ये आसान थोड़ा सफ़र हो जाता है और थोड़ा बच्चे अगर साथ होते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। अर्धकुंवारी से हम लोग पैदल नीचे आ रहे थे तो हमने सीढ़ी का रास्ता चुना थोड़ा सा। इसमें क्या है, थोड़ा सा फास्ट तरीके से आप बाणगंगा की तरफ बढ़ते हैं। ये टोटल शायद 350 सीढ़ियाँ थी, जिससे उतरते उतरते आप नीचे आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये भी काफ़ी आसान तरीका हो जाता है। चढ़ते हुए तो भारी पड़ता है, लेकिन इस समय उतरते हुए थोड़ा सा आराम रहता है और आहिस्ता आहिस्ता आप डिस्टेंस को ज़्यादा कवर कर लेते हैं कम समय में।
हमारी ट्रेन आज रात 11 बजे की है, श्री शक्ति एक्सप्रेस। तो हम होटल में थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ तैयार होकर थोड़ा टाइम बिता रहे हैं, और कुछ खाने पीने के बाद हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि रात की 11 बजे की है। तो यहाँ से हम 10 बजे करीब निकलेंगे रात को, और यहाँ से स्टेशन की दूरी भी ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट के करीब लगता है मैक्सिमम। तो थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है, और मार्केट में जाकर, कटरा की जो मार्केट है वहाँ खाने पीने का काफ़ी रेस्टोरेंट है, और काफ़ी तरीके के खाने के आइटम भी मिल जाते हैं, और काफ़ी टेस्टी भी बनाते हैं कुछ स्टॉल। और वहीं से रात का डिनर करने के बाद और लेट नाइट की जो ट्रेन है उससे दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे।